बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी गुरुकुल के एक और नई वीडियो में। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। आप अगर टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट या जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला सवाल देखते हैं क्या है। पहला कह रहा है कि रघुबर जय प्रताप के आगे चंद मंदर बितापहि त्यागे। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आपको बताना है कि इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। उल्लेख अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, विभावना अलंकार है या व्युतिरेक अलंकार है। तो बच्चों, इस पंक्तियों में जो है वो व्युतिरेक अलंकार है। व्युतिरेक अलंकार क्या होता है? तो जहां उपमान की उपेक्षा जो है अधिक गुण होने के कारण उपमेय का अगर उत्कर्ष हो जाता है तो वहां है व्युतिरेक अलंकार होता है। तो इसमें अलंकार व्युतिरेक होगा। रघुबर जय प्रताप के आगे चंद मंद्र बितापहि त्यागे। तो चंद्रमा और रवि के से बड़ा जो है वो रघुबर के प्रताप को बताया गया है, इसलिए जो है इसमें व्युतिरेक अलंकार होगा। उल्लेख अलंकार का मतलब होता है कि जहां एक बात का उल्लेख कई प्रकार से किया जाए, एक वस्तु का उल्लेख कई प्रकार से किया जाए, उसको उल्लेख अलंकार कहते हैं। चलिए, दूसरा कह रहा है कि मंगल करनी कल मलहरणी तुलसी कथा रघुनाथ की। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? तो आपको ये बताना है कि इन पंक्तियों में कौन सा छंद है। चौपाई है, हरिगीतिका है, रोला है या मालिनी है। तो आपको ये बताना है कि इस पंक्ति में कौन सा जो है वो छंद निहित है। तो बच्चों, इस पंक्ति में जो छंद निहित है वो है हरिगीतिका। हरिगीतिका एक सम मात्रिक छंद है जिसमें कुल 28 मात्राएं होती हैं, 16 और 12 पर यति होती है। चौपाई भी एक सम मात्रिक छंद है और इसमें जो है कुल 16 मात्राएं होती हैं। रोला में 24 होती हैं। मालिनी जबकि एक वर्णिक छंद है। चलिए, तीसरा क्या कह रहा है। कह रहा है कि मात्रा स्वर को क्या कहते हैं। मात्रा स्वर को क्या कहा जाता है? ए कह रहा है वर्ण, बी कह रहा है कि समरूप या ग्रेफिमा, सी कह रहा है रूप और डी कह रहा है शब्द। देखो बच्चों, मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? तो भाषा विज्ञान के अनुसार मात्रा स्वर को जो ध्वनि यह एक प्रतीक अक्षरों का समूह होता है। मात्रा स्वर एक प्रतीक अक्षरों का समूह होता है जो ध्वनि या स्वनिम का प्रतिनिधित्व करता है, उसी को जो है हम क्या कहते हैं? समरूप। तो मात्रा स्वर को जो है समरूप ग्रेफिमा कहा जाता है। समरूप ग्रेफिका क्या है? समरूप ग्रेफिमा या ग्रेफिम क्या है? तो यह एक प्रतीक अक्षरों का समूह है जो ध्वनि स्वनिम का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर बी हो जाएगा। चलिए, चौथा कह रहा है कि वे शब्द जिनके सार्थक खंड न हो उसको क्या कहते हैं। तो आपको ये बताना है कि ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं हो सकते उन्हें क्या कहा जाता है? रूढ़ कहते हैं, योग रूढ़ कहते हैं, यौगिक कहते हैं या प्रयुक्त कहते हैं। तो देखो बच्चों, हिंदी में रचना के आधार पर 3 प्रकार के शब्द होते हैं, रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक। रूढ़ का मतलब होता है कि जिसके सार्थक खंड नहीं होते हैं। तो उत्तर जो इसका हो जाएगा वो पहला सही हो जाएगा। योग रूढ़ का मतलब होता है कि ऐसा यौगिक शब्द जो अपना अर्थ, मूल अर्थ ना देकर के अन्य अर्थ में प्रयुक्त होता है, उसको योग रूढ़ कहते हैं। और यौगिक अर्थ का मतलब होता है कि जिसके सार्थक खंड हो सकते हैं उसको यौगिक कहा जाता है। तो चौथे का पहला सही हो जाएगा। चलिए, पांचवा में कह रहा है कि हरिदास संप्रदाय को अन्य नाम से भी पुकारा जाता है, यह नाम है। तो आपको ये बताना है कि हरिदास संप्रदाय को किसी अन्य नाम से भी पुकारते हैं, तो वह नाम कौन सा है? अष्टछाप संप्रदाय कहते हैं, राधा वल्लभ संप्रदाय कहते हैं, सखी संप्रदाय कहते हैं या चिंत्याचिंत संप्रदाय कहते हैं। तो आपको बताना है कि हरिदास संप्रदाय को किसी और नाम से भी पुकारते हैं, तो वह नाम क्या है? तो देखो बच्चों, हरिदास संप्रदाय को हम सखी संप्रदाय भी कहते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? पांचवें का उत्तर सी हो जाएगा। चलिए, अब देखते हैं छठवां में क्या कह रहा है। छठवां में कह रहा है कि इसमें तत्पुरुष समास का एक भेद नहीं है। कह रहा है कि इसमें तत्पुरुष समास का एक भेद नहीं है। ये कह रहा है कर्म तत्पुरुष, बी अपादान तत्पुरुष, सी संबोधन तत्पुरुष और डी कह रहा है संबंध तत्पुरुष। तो आपको ये बताना है कि इसमें तत्पुरुष समास का एक भेद नहीं है। देखो बच्चों, विभक्ति के प्रयोग के आधार पर तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं। तो कर्ता और संबोधन उसमें नहीं होता है, बाकी होते हैं। तो इसमें संबोधन एक है, सी वाला ऑप्शन। तो संबोधन तत्पुरुष नहीं होता है। कर्म तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष और संबंध तत्पुरुष, ये तीनों तत्पुरुष जो है तत्पुरुष समास के भेद होते हैं, जबकि संबोधन तत्पुरुष का भेद नहीं होता है। चलिए, सातवां में क्या कह रहा है। कह रहा है बनारसी का बनारस रूप किसका उदाहरण है। कह रहा है कि वाराणसी का बनारस रूप जो है वो किसका उदाहरण है? व्यंजन विपर्य का, व्यंजनागम का, व्यंजन लोप का या स्वर व्यंजनागम का। तो आपको ये बताना है कि वाराणसी का बनारस रूप किसका क्या है, आपको ये बताना है। तो देखो बच्चों, वाराणसी का जो बनारस रूप है इसको व्यंजन विपर्य कहा जाता है। वर्णों की जहां अदला बदली की जाती है उसको विपर्य कहा जाता है। तो ये जो है वाराणसी का बनारस रूप जो है वो व्यंजन विपर्य कहलाता है। तो सातवें का उत्तर पहला सही हो जाएगा।
चलिए 8वां में क्या कह रहा है, कह रहा है कि हिंदी भाषा का सर्वप्रथम व्याकरण नागरी प्रचारणी सभा काशी की देखरेख में लिखा गया, जिसका नाम था हिंदी व्याकरण, और इसके लेखक थे। तो आपको ये बताना है कि हिंदी का जो पहला व्याकरण था वो काशी नागरी प्रचारणी सभा काशी की देखरेख में लिखा गया था, और उसका नाम हिंदी व्याकरण था, और इसके लेखक कौन थे? ए कह रहा किशोरीदास वाजपेयी, बी कह रहा कामता प्रसाद गुरु, सी कह रहा हरदेव बाहरी, और डी कह रहा पृथ्वीनाथ पांडे। तो आपको 8वां का उत्तर देना है। तो देखो बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा कामता प्रसाद गुरु। क्या हो जाएगा? कामता प्रसाद गुरु हो जाएगा। तो 8वां का उत्तर होगा कामता प्रसाद गुरु हो जाएगा। चलिए 9वां में देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे आज समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? आपको ये बताना है कि आज समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे। ए कह रहा है श्याम सुंदर दास, बी कह रहा है कि बाबूराम विष्णु प्रभाकर, और सी कह रहा है कि शिव प्रसाद गुप्त, और डी कह रहा है कि रामचंद्र शुक्ल। तो आपको ये बताना है कि आज समाचार पत्र के संपादक कौन थे। तो देखो बच्चों, आज समाचार पत्र के संपादक का नाम शिव प्रसाद गुप्त था, और इन्होंने इसकी शुरुआत 5 सितंबर सन 1920 को की थी। कब की थी? 5 सितंबर सन 1920 को की थी। चलिए 10वां में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक का नाम क्या है। आपको ये बताना है कि तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक का नाम क्या है। तो देखो बच्चों, तीसरी सत्ता जो उपन्यास है इसका प्रकाशन 1982 में हुआ था। तो आपको ये बताना है कि इसके लेखक का नाम क्या है। गिरिराज किशोर है, श्रीलाल शुक्ल है, गोविंद मिश्र है, या निर्मल वर्मा है। तो आपको ये बताना है कि तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक का नाम क्या है। तो देखो बच्चों, तीसरी सत्ता जो उपन्यास है इसके लेखक का नाम गिरिराज किशोर है। किसका है? गिरिराज किशोर है। इनके अन्य उपन्यास में देखेंगे तो लोग है, चिड़ियाघर है, यात्राएं हैं, दो है, बा है, और आंजनेय जयते इनका एक अभी 2-4 साल पहले 1818 में आया एक उपन्यास है। चलिए अगला देखते हैं। 11 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि नाटक में अर्थ प्रकृतियां कितनी मानी गई हैं। आपको बताना है कि नाटक में अर्थ प्रकृतियां कितनी मानी गई हैं। 7, 10, 5 और 3। तो बताना है कि नाटक में अर्थ प्रकृतियां कितनी होती हैं। तो देखो बच्चों, नाटक में जो अर्थ प्रकृतियां होती हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 5 होती है। तो 11 का उत्तर क्या होगा? सी होगा। और ये 5 कौन होता है? बीज होता है, बिंदु होता है, पताका होता है, प्रक्रिया होता है, और कार्य होता है। तो ये 5 अर्थ प्रक्रिया हैं। कौन कौन सी हैं? बीज है, बिंदु है, पताका है, प्रक्रिया है, और कार्य है। तो ये 5 अर्थ प्रकृतियां मानी गई हैं किसके? नाटक की। चलिए अगला देखते हैं। 12 में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि मतवाला पत्रिका के अस्थाई स्तंभ चाबुक में निराला जी अपनी रचना किस नाम से लिखा करते थे। तो आपको ये बताना है कि मतवाला पत्रिका के स्थायी स्तंभ चाबुक में निराला जी अपनी रचना किस नाम से लिखा करते थे? गरगत सिंह नाम से, सूर्यकांत नाम से, निराला नाम से, या रमता जोगी नाम से। तो आपको 12 का उत्तर बताना है कि किस नाम से लिखा करते थे। तो देखो बच्चों, मतवाला जो पत्रिका थी इसका प्रकाशन कलकत्ता से होता था, और इसमें एक अस्थाई स्तंभ था चाबुक। उसमें निराला जी जो है अपना अपना जो है रचना जो है अपनी रचना गरगत सिंह नाम से लिखा करते थे। तो 12 का उत्तर ए हो जाएगा। चलिए 13 में कह रहा है कि राष्ट्रभाषा संदेश पाक्षिक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होता था। आपको ये बताना है कि राष्ट्रभाषा संदेश पाक्षिक पत्र जो था वो कहाँ से प्रकाशित होता था। 13 का उत्तर आपको बताना है इलाहाबाद से, वाराणसी से, वर्धा से, या उज्जैन से। तो आपको ये बताना है कि कहाँ से प्रकाशित होता था। तो बच्चों ये प्रकाशित होता था कहाँ से? इलाहाबाद से। तो उत्तर इसका ए सही हो जाएगा। चलिए 14 में क्या कह रहे हैं, कह रहे भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम क्या था। नाम था। आपको ये बताना है कि भक्तमाल के रचयिता जो नाभादास थे इनके गुरु का नाम था। क्या था? नाम था। क्या नाम था? ये आपको बताना है। तो आपको उत्तर बताना है कि नाभादास के गुरु का नाम क्या था। तो 14 का उत्तर बताना है। तो इनके गुरु का नाम अग्रदास था। आंसर डी सही हो जाएगा। तो 14 का डी होगा। चलिए 15 में कह रहा है कि नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कविता परंपरा का विस्तार। यह कथन किसका है? कह रहा है कि नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी कविता का विस्तार। यह कथन किसका है? ए कह रहा है शैलेश मटियानी का, बी राजेंद्र यादव, सी महीप सिंह, और डी कह रहा है कि नामवर सिंह का। तो 15 का उत्तर आपको बताना है। तो बच्चों 15 का उत्तर अगर आप देखेंगे तो 15 का उत्तर हो जाएगा बी, राजेंद्र यादव का कथन है। किसका कथन है? राजेंद्र यादव का कथन। चलिए 16 में कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास अनामदास का पोथा में किस उपनिषद के सर्वाधिक स्थलों का प्रयोग हुआ है।
तो आपको ये बताना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास अनामदास का पोथा में किस उपनिषद के सर्वाधिक स्थलों का प्रयोग हुआ है? केनोपनिषद का, छांदोग्य उपनिषद का, याज्ञवल्क्य उपनिषद का, या बृहदारण्यक उपनिषद का? तो आपको 16 का उत्तर बताना है कि किसका सर्वाधिक जो है वो प्रयोग हुआ था। बच्चों, हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास अनामदास के पोथा का प्रकाशन जो है 1976 में हुआ था। इसको रक्त आख्यान भी कहा जाता है, और इसमें जो है इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा छांदोग्य उपनिषद, अर्थात बी इसका उत्तर होगा। तो 16 का उत्तर बी हो जाएगा। चलिए 17 में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि भूलि कहत नवरस सुकवि सकल मूल श्रृंगार, यह उक्ति किस आचार्य की है? तो आपको 17 का उत्तर बताना है कि यह उक्ति जो है किस आचार्य की है? देव की है, चिंतामणि त्रिपाठी की है, सोमनाथ की है, या कुलपति मिश्र की है? तो 17 का उत्तर आपको बताना है। तो बच्चों यह देव की है। देव जो है रीतिकाल में रीतिबद्ध शाखा के अंतर्गत आते हैं। चलिए 18 में क्या कह रहे हैं? कह रहा है कि स्र एक संयुक्त व्यंजन है, इनमें से किन दो वर्णों की को सम्मिलित किया गया है? दो वर्णों को सम्मिलित किया गया है, ये वर्षों नहीं है, किन दो वर्णों के संयोग से जो है ये बना हुआ है। तो आपको याद रखना किन दो वर्णों को सम्मिलित किया गया है? स और र को, व और र को, श और र को, स्र और आ को। तो आपको बताना है कि स्र में एक संयुक्त व्यंजन है, इसमें कौन से दो वर्ण जो है वो सम्मिलित हैं? तो बच्चों देखो श के नीचे हल हो जाएगा। तो स और र वर्ण सम्मिलित हैं। इसमें क्या सम्मिलित हैं? स और र सम्मिलित हैं। तो 18 का उत्तर सी हो जाएगा। चलिए 19 में क्या कह रहे हैं? कर वर्तनी की शुद्धता को ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए विकल्प में कौन शुद्ध है? तो आपको वर्तनी की शुद्धता का ध्यान रखते हुए ये बताना है कि निम्न विकल्प में से कौन सा शुद्ध है? ए कह रहा है कवियत्री, बी कह रहा है कवित्री, सी कह रहा है कवित्री, और डी कह रहा है कवयित्री। तो आपको ये बताना है कि वर्तनी की शुद्धता को ध्यान में रखते हुए इनमें से कौन सा विकल्प जो है शुद्ध है? तो बच्चों इसमें जो विकल्प शुद्ध है वो डी वाला शुद्ध है, कवयित्री होता है, ये इसका शुद्ध रूप है। चलिए 20 में देखते हैं। कह रहा कि सम्मुख बद्ध जो है वो किसकी रचना है? तो आपको बताना है कि सम्मुख बद्ध के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती हैं, जगदीश गुप्त हैं, भारत भूषण अग्रवाल हैं, या प्रभाकर माचवे हैं? तो आपको बताना है कि शंभुक बद्ध किसकी रचना है? तो बच्चों शंभुक बद्ध जो है वो जगदीश गुप्त की रचना है। किसकी है? जगदीश गुप्त की रचना है। हाँ, जगदीश गुप्त की रचना है। इनका अगर आप देखेंगे तो नाव के पांव भी है इनकी रचना, आदिम एकांत है, हाँ, बहुलोचना नदी है, बोधिसत्व है, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। चलिए 21 में देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहा जाता है? स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं, ह्रस्व कहते हैं, या प्लुत कहते हैं? तो देखो बच्चों स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहा जाता है। क्या कहता है? मात्रा। तो 21 का ए सही हो जाएगा। चलिए 22 में कह रहा है कि जमुन जलतुम काव्य के रचनाकार कौन है? आपको बताना है कि जमुन जलतुम के रचनाकार कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र हैं, धूमिल हैं, शिव मंगल सिंह सुमन हैं, या केदारनाथ अग्रवाल हैं? तो आपको ये बताना है कि जमुन जलतुम काव्य के रचनाकार कौन है? ये मिश्र, गड़बड़ से ऐसे होना चाहिए, मिश्र मिश्र। तो आपको ये बताना है कि जमुनजल काव्य के रचनाकार कौन है? तो देखो बच्चों जमुनजल काव्य जो है उसके रचना केदारनाथ अग्रवाल है, और इसका प्रकाशन जो है 1984 में हुआ था। युग की गंगा, नींद के बादल इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। चलिए 23 में देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कल्पांत में कौन सी संधि होगी? तो आपको बताना है कि कल्पांत में कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी, यण संधि होगी, दीर्घ होगी, या व्यंजन होगी? तो कल्पांत में आपको संधि बतानी है। कल्प और अंत से मिलके बना है, तो संधि हो जाएगी दीर्घ संधि। कौन सी संधि होगी? सी हो जाएगी दीर्घ संधि। तो 23 का सी सही हो जाएगा। चलिए 24 में क्या कह रहा है? कह रहा है मोम सा तन घुल चुका, अब दीप सा मन जल चुका। इसमें अलंकार आपको बताना है। तो बताना है कौन सा अलंकार है? रूपक है, अनुप्रास है, दृष्टांत है, या उपमा है? तो आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है। तो देखो बच्चों इसमें अलंकार जो होगा वो उपमा अलंकार हो जाएगा। तो डी जो है वो सही होगा 24 का। चलिए और आज का अंतिम सवाल कह रहा है कि कोठरी की बात कहानी अद्भुत है, इसके लेखक हैं। कोठरी की कहानी बात कहानी बड़ी अद्भुत है, इसके लेखक हैं। आपको बताना है कि इसके लेखक कौन है? अज्ञे हैं, निर्मल वर्मा है, कृष्णा शोभती हैं, या रजनी गुप्ता है? तो देखो बच्चों कोठरी की बात जो कहानी है ये बड़ी अद्भुत कहानी है, और इसके लेखक कौन है? अज्ञे हैं, और इसका प्रकाशन 1945 में हुआ था। इनके अन्य कहानी संग्रहों में विभटका 1937 में प्रकाशित है, परंपरा का 1940 में प्रकाशन हुआ था, शरणार्थी का प्रकाशन 1948 में प्रयोग हुआ था, जयदोल का प्रकाशन 1951 में हुआ था,
ये तेरे प्रतिरूप का 1961 में हुआ था। अमर बल्लरी का प्रकाशन 1945 में हुआ था। रोज, कभी प्रिया और होली बेन की बतखें इनकी प्रमुख कहानियां हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।